स्टमक एक ऑर्गन है जहाँ पे खाना रिसीव होता है। जो हम खाना खाते हैं ये फूड पाइप के रास्ते स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। स्टमक का अगला पड़ाव इंटेस्टीन यानी कि आंतें होता है। तो स्टमक एक ऑर्गन है जो फूड पाइप को इंटेस्टीन से कनेक्ट करता है। इसी के कैंसर को स्टमक कैंसर कहते हैं। दूसरा नाम स्टमक कैंसर का होता है गैस्ट्रिक कैंसर। तो गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर मतलब एक ही चीज़ है। अलग अलग किस्म के स्टमक कैंसर्स होते हैं, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लेस कॉमनली लिम्फोमा या सार्कोमा। ये सारे टेक्निकल नाम हैं क्योंकि स्टमक में अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं, इसके अलग अलग कैंसर्स होते हैं। जो सबसे कॉमन कैंसर होता है स्टमक का उसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हमें पता हैं वो हैं, सबसे पहले स्मोकिंग, हाई स्मोकिंग। नंबर 2 है अल्कोहल और नंबर 3 एक अनयूजुअल रिस्क फैक्टर है हाई सॉल्ट इंटेक, यानी कि ऐसा खाना जिसमें नमक बहुत ज़्यादा हो। तो क्योंकि नमक से क्या होता है, सॉल्ट लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग कट जाती है और उसकी वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं स्टमक को कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एक और अनयूजुअल रिस्क फैक्टर है, वो बोलते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन खाने पीने से होता है। तो मोटा मोटा 4 प्रकार के रिस्क फैक्टर्स हैं: स्मोकिंग, अल्कोहल, एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड हाई सॉल्ट फूड। अनफॉर्चुनेटली स्टमक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके सिम्टम्स बड़े अजीब से और वेग किस्म के होते हैं। इसी कारण से जल्दी पकड़ में नहीं आता। सिंपल सिम्टम्स होते हैं जैसे इंडाइजेशन, खाने के बाद इंडाइजेशन होना, खाना खाने के बाद पेट फूलना, कई बार पेट दर्द, नौजिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग या उल्टियाँ होना या वेट लॉस होना। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिम्टम्स कई और बीमारियों में भी हो सकते हैं, मगर स्टमक कैंसर में भी हो सकते हैं। ये अर्ली स्टेज के सिम्टम्स हैं। और फिर एडवांस स्टेज के सिम्टम्स होते हैं कि अगर स्टमक कैंसर कहीं और चला जाए, यानी कि बोन्स में या ब्रेन में, तो उन ऑर्गन्स के सिम्टम्स भी स्टमक कैंसर की तरह आ सकते हैं। बेसिक टेस्ट डिवाइड किए हुए हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं और कुछ इमेजिंग टेस्ट हैं और एक एंडोस्कोपी। तो ब्रॉडली 3 किस्म के टेस्ट हैं: ब्लड टेस्ट, इमेजिंग और एंडोस्कोपी। तो ब्लड टेस्ट में तो हम लोग सिंपल ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं, हीमोग्राम, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन। और उसके बाद हम लोग कुछ इमेजिंग टेस्ट ऑर्डर करते हैं। इमेजिंग का मतलब शरीर की फ़ोटो, अलग अलग तरीके से हम फ़ोटो खींच सकते हैं शरीर की। तो एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक तरीके की इमेजिंग प्रोड्यूस करता है, उससे हमें कुछ आइडिया लगता है। अगर उससे आइडिया नहीं क्लियर हो रहा तो अगला टेस्ट हम लोग करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक बहुत ही सेंसिटिव इमेजिंग टेस्ट है बॉडी का, बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता है ये पेट की। इसमें हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि कुछ पेट में गड़बड़ तो नहीं है। अगर हमें सीटी स्कैन पे कुछ अंदेशा है कि गड़बड़ है तो जो अगला टेस्ट हम लोग करते हैं वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है? एक छोटी सी पाइप होती है जो हम मुंह के रास्ते पेट में डालते हैं और उस पाइप के मुंह पे कैमरा लगा होता है। तो हम लोग अपने स्क्रीन में देखते रहते हैं कि अंदर की लाइनिंग कैसी है, स्टमक की दीवार कैसी है। सो एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन से हमें 99% आइडिया लग जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को स्टमक कैंसर है कि नहीं। द ट्रीटमेंट जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो है कि बीमारी फैली हुई है कि लोकलाइज्ड। सबसे पहले हम लोग लोकलाइज्ड की बात करते हैं, जो बीमारी फैली हुई नहीं। लोकलाइज्ड का मतलब या तो स्टमक के अंदर ही है या स्टमक के आसपास कहीं भी है। तो इस बीमारी का इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी है वो है सर्जरी। हमें सर्जरी करके इस बीमारी को निकाल के फेंकना है। अब सारा का सारा ट्रीटमेंट सर्जरी को पॉसिबल करने में किया हुआ है। अगर बीमारी बहुत ही छोटी है, यानी कि बिल्कुल अर्ली स्टेज की है, फर्स्ट स्टेज की है, स्टमक में है, छोटी सी बीमारी है, तो हम लोग अपफ्रंट सर्जरी कर देते हैं। ये सर्जरी 2-3 तरीके से की जाती है। या तो हम लोग स्टमक को काट देते हैं, पूरा काट देते हैं, उसको बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टमी, या पार्शल, आधा स्टमक काट के निकाल देते हैं, बाकी आधा रख लेते हैं। अगर बिल्कुल ही छोटी सी बीमारी है तो हम लोग एंडोस्कोप के जरिए ही काट के निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक रिसेक्शन। सो सर्जरी करनी है हमको। कई बार क्या होता है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं होती
क्योंकि बीमारी लोकलाइज तो है बट थोड़ी सी बड़ी है। हमें डाउट होता है कि हम निकाल देंगे, शायद वहाँ पे कुछ कीटाणु या जड़ें रह जाएं। तो उस केस में हम लोग कुछ दवाई देते हैं। पहले दवाइयाँ जो होती हैं आईवी कीमोथेरेपीज़ होती हैं या ओरल टैबलेट्स होती हैं, उसके ज़रिए हम लोग इस बीमारी को छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटी चीज़ को निकालना आसान है, बड़ी चीज़ को निकालना मुश्किल है। तो हम लोग सर्जन के साथ डिस्कस करते हैं, बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये सर्जरी संभव है। अगर संभव नहीं है तो पहले हम कोई दवाई दे के, कुछ 1 या 2 महीने कुछ किस्म की दवाइयाँ दे के, जिनको कीमोथेरेपीज़ बोलते हैं, इस बीमारी को छोटा कर देते हैं। छोटी चीज़ को फिर हम लोग सर्जन को बोलते हैं अब आप इसको निकाल दीजिए, क्योंकि छोटी बीमारी को निकालना आसान है। और जो सर्जरीज़ मैंने बताई वो 3 प्रकार की बताई। एंडोस्कोपिक रिजेक्शन, टोटल गैस्ट्रेक्टमी यानी कि टोटल पेट निकालना, या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। तो या हम अपफ्रंट सर्जरी कर रहे हैं या हम दवाई दे के सर्जरी कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर हमने शुरू में कुछ कीमोथेरेपी दी थी और बीमारी को छोटा करने के लिए, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी दिया जाता है फिर। तो इसको हम सैंडविच टेक्निक बोल देते हैं। सैंडविच टेक्निक, पहले कुछ दवाई दी, फिर सर्जरी करी, फिर बाद में कुछ और दवाई दी। सो दवाई, सर्जरी, दवाई, दिस इज वन ऑफ द वेज। दूसरा है अपफ्रंट सर्जरी कर दी। अगर हमने अपफ्रंट सर्जरी कर दी तो उसकी स्टेज देखी जाती है कि कितनी जड़ थी, कितनी गहराई में थी ये बीमारी। हमने बीमारी तो निकाल दी, अब उसकी बीमारी की डेप्थ कितनी थी, अगेन वो हम T, N और M से देखते हैं। अगर हमें लगता है कि अच्छी खासी डेप्थ थी, ये कैसे पता चलता है कि भाई T स्टेज क्या थी, नोडल स्टेज क्या थी। इस रिपोर्ट के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम यहीं पे रुक जाएं या हम आगे कुछ इलाज करें। आगे इलाज का क्या पर्पस है? आगे इलाज का पर्पस है कि बीमारी वापस ना आए। तो ये जंग 2 लेवल पे लड़ी जाती है। पहली लेवल पे है कि बीमारी जाए और दूसरी है कि वापस ना आए। तो अगर सर्जरी के बाद हमें लगता है कि ये अग्रेसिव किस्म की बीमारी थी, जो कि स्टेज से और ग्रेड से पता चलता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ दवाइयाँ बाद में देते हैं। उसको बोलते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट। एडजुवेंट का मतलब जो सर्जरी के बाद किया हुआ है। पर्पस ये है कि बीमारी वापस ना आए। टारगेटेड थेरेपी इन स्टमक कैंसर। टारगेटेड थेरेपी क्या है कि जो कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को अटैक करती है। हम लोग स्टमक कैंसर में क्या टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल करते हैं। खाली कीमोथेरेपी नहीं, और दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर थेरेपी, जो दूसरा नाम मैंने बताया था। तो हम लोग ये टारगेट्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं बायोप्सी सैंपल को एनालाइज करके लैब में। हम लोग बायोप्सी सैंपल को लैब में एनालाइज करते हैं, उस पर बहुत सारे टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट को बोलते हैं NGS, उन टेस्ट को बोलते हैं IHC और NGS यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट करके हम लोग उस कैंसर के टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हमें कोई ना कोई टारगेट मिल जाता है तो हम उसके खिलाफ, उस टारगेट के खिलाफ दवाई देते हैं। ये दवाई एक क्रूज मिसाइल की तरह होती है जो सिर्फ उस टारगेट को किल करती है, बचे हुए सेल्स को नहीं करती, इसीलिए साइड इफेक्ट कम है। तो हमारे पास मोटे मोटे क्या टारगेट्स हैं? मोटे मोटे हमारे स्टमक कैंसर में टारगेट्स हैं HER2 न्यू, VEGF या फिर इम्यूनोथेरेपी के टारगेट्स। सो हम इन्हीं के खिलाफ अलग अलग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रास्टुज़ुमैब आ गई या इम्यूनोथेरेपी आ गई या रैमोसिरुमैब आ गई। ये अलग अलग टेक्निकल नाम हैं। आपको बेसिकली ये जानना है कि अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि भाई हमारे कैंसर में, स्टमक कैंसर में हम लोग टारगेटेड थेरेपी या मॉलिक्यूलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक नए किस्म की क्लास ऑफ मेडिसिन है जो कि पिछले कुछ सालों में निकल के आई है। इनफैक्ट 2018 का नोबेल प्राइज़ भी इसी फील्ड के रिसर्चर्स को मिला था। सो इम्यूनोथेरेपी करती क्या है? इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है ताकि हमारी बॉडी के ही जो इम्यूनिटी है वो इस कैंसर को खा जाए। सो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयों को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। क्या हम इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं ना या नहीं, ये डिसाइड होता है एक टेस्ट करके जिसको बोलते हैं MSI,
दूसरा एक टेस्ट होता है PDL1, तीसरा होता है ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन TMB। ये 3-4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। अगर इसमें हमारे को पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं तो हम लोग इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। इम्यूनोथेरेपी दी कैसे जाती है? इम्यूनोथेरेपी एक दवाई होती है जिसको हम सेलाइन में मिला के इंट्रावीनस दे देते हैं। इंट्रावीनस यानी कि एक हाथ में कैनुला लगाते हैं, उसके थ्रू ब्लड में दे देते हैं। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार ये दवाई दी जाती है। बहुत ही सेफ मेडिसिन है। हल्के फुल्के से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, जैसे कि हल्का फुल्का फीवर, रैश, लेथार्जी। 1% लोगों को सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अदरवाइज 90 to 99% लोग इसको बड़े आराम से झेलते हैं। ये दवाइयाँ अकेली भी दी जा सकती हैं, ये दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती हैं। स्टेज 4 डिजीज़ यानी कि फैली हुई बीमारी है। ये कैसे पता चला था हमको? ये हमको PET CT पे पता चला था। PET CT पे हमने देखा था कि बीमारी कई जगह और फैली हुई है। इस केस में इंटेंशन हमारा क्योर नहीं हो सकता, हम इसको जड़ से नहीं निकाल सकते। इस स्टेज पे बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि दवाइयों से कुछ समय तक दबा सकते हैं। तो सारा का सारा नॉलेज इसमें ये आता है कि हम कौन सी दवाई दें कि ये बीमारी दबी हुई रहे। तो स्टेज 4 की जो स्टमक कैंसर है, इसमें 2 किस्म की दवाइयाँ प्राइमरीली दी जाती हैं। वन इज़ कीमोथेरेपी, वन इज़ नॉन कीमोथेरेपी, यानी कि जो कि कीमोथेरेपी नहीं है उसको आजकल हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको टारगेटेड थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, मॉलिक्यूलर थेरेपी, इन सब नामों से जानते हैं। प्रिकॉशंस में अगर किसी हमारे घर में पेट्स हैं या किसी के और के घर में पेट्स हैं, एनिमल से हमें इन्फेक्शन होता है तो पेट्स से दूर रहना है। अचार वगैरह कम खाएं क्योंकि उसमें अगेन इट कैन कॉज यू स्टमक अपसेट बिकॉज ऑफ लूज मोशंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन अच्छा रखें और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लें। हाइड्रेशन मतलब पानी खूब पिएं और अपना पौष्टिक आहार एक प्रॉपर ऑन्को डाइटिशियन के साथ अटैच होकर चेक करें कि आपकी कैलोरीज पूरी जा रही हैं, आपके प्रोटीन्स पूरे जा रहे हैं और हाइड्रेशन कैसा है। ये थे हमारे स्टमक कैंसर के ब्रॉड इन्फॉर्मेशन। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि स्टमक कैंसर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसको स्टेज कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किस प्रकार की सर्जरी की जाती है, क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, शुरू में दी जाती हैं या बाद में दी जाती हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ कौन सी हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ क्या हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इलाज के दौरान। सबसे ज़रूरी पॉइंट एक ये है कि क्या ये बीमारी वापस आ सकती है? ये रिस्क फैक्टर बना रहता है, कुछ साल तक इसके रेकरेंस के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। तो जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो भी आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है रेगुलरली, एज एंड व्हेन ही सजेस्ट, जैसा कि वो कहते हैं। डॉक्टर एक गाइडलाइंस के तहत चलते हैं, वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं कि फॉलोअप्स कैसे करने हैं। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछिए कि हमारे फॉलोअप शेड्यूल्स बताइए और उसमें कौन कौन से टेस्ट होने हैं। आई होप आपके स्टमक कैंसर से रिलेटेड जो सवाल थे उनके कुछ आंसर्स आपको मिले होंगे। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हम लोगों का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे लिखा हुआ है। थैंक यू।